नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा है वो हम लोगों ने क्लास को पॉलिटी के क्लास को कंटिन्यू किया है। और इसके पिछले वाले जो हमने वीडियो में आपको दिया था उसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के कुछ भाग की चर्चा कर लिया था। भारतीय संविधान में कौन कौन से भाग हैं, उस भाग में किसका किसका उल्लेख किया गया है, एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको दिया था। उसके बाद एक मैंने आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जिसकी जानकारी आप लोगों को हो गई होगी, शायद आप वीडियो देखे भी होंगे। उस टेस्ट सीरीज में जो लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि जो मैंने उनको पढ़ाया था वहाँ से कुछ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन वो वहाँ से मैंने आपको करवाए थे। तो वो टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वो टेस्ट सीरीज तब आपको अच्छा लगेगा जब आप हमारे क्लास को, जो क्लासरूम आपको वीडियो दिया जा रहा है, एक्चुअल में देखा जाए तो उस क्लास को अगर आप देखेंगे तब वो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आप इस चीज को देखते रहिए, अपना एक अच्छा सा नोट्स भी बनाते रहिए, फिर उसके बाद उसको पढ़िए। जब हम टेस्ट लेते हैं तो उस टेस्ट के माध्यम से आप उन क्वेश्चनों को भी ध्यान रखिए कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब दो चीजें इस समय हम कर रहे हैं, एक आपका क्लास ले रहे हैं और दूसरा आपका साथ साथ टेस्ट चल रहा है। जितने क्लास लिए जा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, एक छोटा सा क्लास मैंने रखा है भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सोच रहे होंगे कि सर क्या छोटा छोटा वीडियो बनेगा क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है वो तो आपके नोट्स करने के लिए लिखा गया कि आप उसको नोट करते रहें। उसके साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा वो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा, वो चीजें आपको समझते हुए चलना है और छोटे छोटे शब्दों को हम आसानी इस भाषा में, एकदम साधारण सी भाषा में समझेंगे। ठीक है, समझते हुए, चीजों को समझते हुए टोटल टोटल हम बात करें तो यहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इस भाग की पूरी चर्चा करेंगे। इस भाग में क्या क्या प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान किसको ज्यादा मजबूती करता है हमारे देश में, संघ का मतलब क्या है, राज्य का मतलब क्या है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को। और आप कोशिश यही करिएगा कि अब अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, जैसे भाग 1 का मैं एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, तो भाग 2 का, भाग 3 का, ऐसे अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपको विश्वास मानिए आपको पॉलिटी में दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए ज्ञान बहुत बड़ा है, एक्चुअल में आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन वो कम ही रहता है, ये भी आपको जानना है। लेकिन हमें उतना पढ़ लेना है कि हमें कम से कम एक कुर्सी पक्की मिल जाए। ठीक है, चलिए अगर इस भाग की हम बात करें तो देखिए इसमें लिखा है, हमारा हेडिंग है भाग 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मतलब द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका टेरिटरी का मतलब होता है संघ शासित क्षेत्र जो होते हैं। अब उसका राज्य क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें भारतीय संविधान में, आप याद करिएगा कि मैंने आपको भाग 1 जब पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताया था, जब 22 भागों की चर्चा हम लोगों ने किया था, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भाग थे, तो उसमें एक चीज आपको बताई गई थी कि एक तो मैंने लिखा था भाग का नाम, उसमें क्या उल्लेख है या क्या प्रावधान किया गया उसका नाम, और संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा किया था। तो उस भाग में मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत किया गया है। आज हम इसी अनुच्छेद 1 से 4 की परिचर्चा करने वाले हैं, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और यहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में भाग 1 क्या करता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है और यह किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अब यहां से समझिएगा ये क्या है। देखिए अगर इसकी हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है वो ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। पहले हमें यह समझना है
इस संघ क्या होता है। देखिए मैंने यहां पे परिसंघ लिखा है और संघ लिखा है। इसको आपको समझते चलना है कि आखिर संघ और परिसंघ अर्थात हम बोल दें तो कहीं न कहीं आप अगर संघ की बात करें तो जैसा आप जानते हैं हमारे देश में बहुत सारे राज्य मिलकर एक यूनियन बनाकर जिस संघ का निर्माण किए हैं उसे ही भारतीय संघ कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए अगर हम संघ और परिसंघ, परिसंघ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है जैसे कि भारत क्या है, यूनियन है, फेडरल है, या तो पूछ दिया परिसंघ है तो सर फेडरल है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है जैसे अगर आप देखें तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो राज्य एक यूनियन के थ्रू जुड़कर केंद्र को थोड़ा मतलब केंद्र को शक्ति दिए कि वो उसके हिसाब से काम करेगा। मतलब सभी राज्यों के यूनियन के ऊपर एक केंद्र होगा, उसी के हिसाब से सभी क्या होंगे, निर्देशित किए जाएंगे, प्रशासित किए जाएंगे, तो यह कहलाता है संघ। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हम परिसंघ भी कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे अमेरिका में 50 राज्य है, आपको मालूम है, लेकिन अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वो फेडरल हैं। अगर हिंदी में पूछो ना तो हिंदी में फेडरल को संघ कहते हैं। फेडरल का मीनिंग भी संघ होता है और यूनियन का मीनिंग भी संघ होता है, ये आप ध्यान रखें। अगर आपके पेपर में ये पूछ दिया कि भारत राज्यों का संघ है, इसका मतलब क्या है, यूनियन है, फेडरल है, तो यहां याद रखिएगा यूनियन को भी हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं, और फेडरल को भी हिंदी में हम संघ बोलते हैं। अमेरिका क्या है, एक फेडरल है, भारत क्या है, संघ है अर्थात यूनियन है। तो इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझिए। अगर भारत फेडरल होता, फेडरल का मतलब यह होता है कि वो एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वो कभी भी अलग हो सकते हैं। परिसंघ का मतलब यह भी होता है कि वो एक दूसरे से तो जुड़े हैं, लेकिन अगर उनको अच्छा नहीं लगा या उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा शासन प्रशासन सही तरीके से नहीं चल पा रहा है इस संघ में, तो वो भी अलग हो सकते हैं। लेकिन यहां पे जब हम संघ की बात करते हैं तो संघ में आप अलग नहीं हो सकते। अमेरिका में 50 राज्य हैं, अमेरिका में 50 राज्यों की अलग नागरिकता है, अलग 50 राज्यों का अलग अलग संविधान है, 50 राष्ट्रों का राज्य जो है अमेरिका के, उनके अलग अलग ध्वज हैं। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जो संघ बना है, संघ में एक्चुअल में यह ध्यान रखिएगा, अगर हम संघ की बात करें, जैसे यहां से संघ का मतलब आप यूनियन को ले लीजिए, और इसका मतलब भी बताया, एक आपका क्या होता है, फेडरल। देखिए ये फेडरल को भी हम क्या बोल सकते हैं, संघ बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर परिसंघ का मतलब यह होता है कि जैसे ही बहुत सारे राज्य हैं, इन राज्यों ने बनाकर अपनी जो शक्तियां दिया है ये किसको दे दिया, केंद्र को। परिसंघ समझा रहा हूं, ध्यान दो। परिसंघ का मतलब केंद्र में शक्ति है और इसी के हिसाब से ये शासित होते हैं, सभी के सभी शासित हो रहे हैं। लेकिन ये जो है अलग अलग जो राज्य हैं, ये चाहे तो कभी भी अलग हो सकते हैं इससे, ये अलग हो सकते हैं इन सब से। मतलब केंद्र जो है वो नाम मात्र का हो जाता है। लेकिन संघ में क्या है, संघ परिसंघ का एक विकसित रूप है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य बताया, तो अमेरिका के 50 राज्य का एक संघ है। लेकिन याद रहे कि जो संघ है, अमेरिका के 50 राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं। अगर कहीं भी विद्रोह हुआ तो वो अमेरिका से 50 राज्य अलग हो सकता है, कोई भी अलग राज्य अलग हो सकता है। तो वहां से अगर परिसंघ जो होता है काफी कमजोर होता है, संघ जो होता है उसका विकसित रूप होता है। संघ का मतलब फेडरल, और जो यूनियन होता है वो सबसे मजबूत होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देखो, अगर एक एक ईंट के ऊपर ईंट तुम रख दिए तो वो एक ईंट को कभी भी निकाल सकते हो, उसमें से ईंट अलग अलग कर सकते हो, तो वो क्या हो गया, परिसंघ हो गया। लेकिन अगर उसी ईंट को तुम सीमेंट से लगाकर अगर जोड़ दिए तो वो उस जो ईंट रखे थे उससे मजबूत वाली स्थिति हुई, थोड़ा उसका विकसित रूप आया, तो वो कहलाता है फेडरल। उसे भी हम अलग कर सकते हैं।
लेकिन जो संघ होता है इसका तात्पर्य है कि ईंट से सीमेंट करने के बाद उसको प्लास्टर पूरा कर दो, वो सबसे मजबूत स्थिति मानी जाती है संघ। तो हमारे देश ने संघ को स्वीकार किया है। यह बात आप थोड़ी ध्यान रखें कि परिसंघ का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, बहुत ही आसानी से अलग हो सकता है। लेकिन जो फेडरल होता है उसमें क्या हो सकता है कि उसको अलग करने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन जो संघ होता है वो संघ की बात करें तो वो काफी मजबूत होता है, और इसमें जो विभिन्न विभिन्न राज्य होते हैं वो शक्ति किसको देते हैं? केंद्र को देते हैं, और केंद्र का स्वरूप हमारे सामने देखने को मिलता है। केंद्र के द्वारा हम शासित होते हैं। जैसे आप सोचिए कि भारत एक संघ है, तो संघ का मतलब यहां पर यह दिखाता है कि कभी भी यूपी क्या भारत से अलग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका में होता तो अलग हो सकता था, क्योंकि वो फेडरल है। यह बात आप ध्यान रखें। एमपी है, क्या भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मतलब जो संघीय स्वरूप है, भारत 28 राज्यों को मिला लो, 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लो, तब भारत का निर्माण होता है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यह भारतीय अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। यह बात आप थोड़ी ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि यह थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसान से समझ लो, परिसंघ का मतलब होता है कि राज्य जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में बाध्य नहीं होते हैं कि आप ही के साथ रहेंगे तभी। लेकिन जो संघ होता है वो थोड़ा सा फेडरल जो होता है वो उसका विकसित रूप होता है। लेकिन जो सबसे विकसित रूप होता है, जो सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है, सबको इकट्ठा करके लेके चलना, वो कहलाता है आपका संघ अर्थात यूनियन। और भारत क्या है? राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, तो यहां से संघ का मतलब समझ में आ गया। तो यहां लिखा है भारत राज्यों का संघ है। आपको पता है कई बार यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया है कि जब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो जैसे यह केस पढ़ा जाता है कि इंडिया का नाम कम आता है। जैसे आप देखे होंगे हमारे देश में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें भारत का नाम भी वर्णित होता है, भारत रत्न हो गया। उसके बाद हमारे राष्ट्रगान में भी भारत का नाम आता है। तो इस पर जो विवाद था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बड़ा मैनर नहीं रखता है या तो माने नहीं रखता है कि हम इंडिया ही बोले। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आप मत कंफ्यूज होइएगा। अनुच्छेद 1 का ए में तो ये लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, संघ में मैंने आपको समझा दिया। लेकिन जो फेडरल होता है ना, वो साक्षर देशों में ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो एक होकर चल सकते हैं। लेकिन हमारे देश में उसमें स्थिति ऐसी नहीं थी कि भारत फेडरल को स्वीकार करे, क्योंकि उस समय एक तो कर लेते फिर बाद में अलग अलग होने लगते। इसलिए भारत ने क्या किया? यूनियन को स्वीकार किया। अर्थात आप एक बार अगर भारत में एंट्री कर लिए हैं तो आप अलग नहीं हो सकते। यह बात आप ध्यान रखें। तो यूनियन का मतलब यह होता है। ठीक है, चलिए, अनुच्छेद 1 का बी क्या लिखा है? राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। आप समझिएगा, आप कहेंगे आप यूपी के रहने वाले हैं, तो यूपी कहां है? क्या भारतीय संविधान में कोई भी जगह है जहां पे उत्तर प्रदेश का नाम लिखा गया है, या बिहार का नाम लिखा जाए, या मध्य प्रदेश का नाम लिखा जाए? तो ये नाम इनका कहां लिखा जाएगा? तो आप याद करिए अनुसूची 1 को। अनुसूची 1 में आपको क्या बताया था मैंने? 12 अनुसूचियां पढ़ाया था। उसमें बताया था कि पहली जो अनुसूची है उसमें भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। तो इसमें यह लिख दिया गया कि राज्यों का जो नाम होगा ना, वो राज्यों का नाम पहली अनुसूची में लिखा है। मतलब सीधा सा डायरेक्शन है कि आप अगर पहला अनुच्छेद पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे राज्य कहां है, तो राज्य के लिए आप पहली अनुसूची में जाओ। यहां से आपको बताया जाएगा कि आप पहली अनुसूची में जाएंगे तो वहां पर राज्यों का विवरण दिया जाएगा कि भारत कितने राज्यों का संघ है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये ऑप्शन आप सॉरी अनुच्छेद ए में तो लिख दिया भारत राज्यों का संघ है, संघ का मतलब मैंने आपको समझाया। और बी में जो लिखा है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, तो यहां से आपको एक दिशा दी गई है कि अगर आप राज्यों के विवरण को जानना चाहते हैं तो आपको पहली अनुसूची में जाना पड़ेगा, और वहां पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख आपको प्राप्त हो सकता है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 का बी बोलता है। अब सी देखिए क्या लिखा है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं। अब इसके अंतर्गत कितने प्रकार के क्षेत्र आएंगे? 3 प्रकार के। जैसे जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को हम कौन सा नाम दे देते हैं? राज्य नाम दे देते हैं, स्टेट बोल सकते हैं।
तो स्टेट हमारे देश में कितने इस समय 28 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी के सभी राज्य अगर मिला दें तो हमारे राज्य देश में कितने राज्य हो जाएंगे? 28। दूसरा है संघ शासित राज्य। संघ शासित राज्य का मतलब होता है जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे राज्य हैं। अब बात यह आती है कि आखिर संघ शासित क्षेत्रों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, एक्चुअल में जो संघ शासित क्षेत्र होता है वो छोटा क्षेत्र होता है, उनकी संस्कृति हो सकती है अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, तो उन्हें भारत में छोटे छोटे राज्यों को भी, छोटे छोटे क्षेत्रों को भी भारतीय संघ में सम्मिलित करते हुए देश का विकास करना, देश को आगे लेकर चलना, अपने क्षेत्र का विकास करते हुए विकास करने के उद्देश्य से इन्हें भारत में मिलाया जाता है। लेकिन यहां पर आमतौर पर आप देखेंगे तो यहां पर विधायिका का उल्लेख नहीं मिलता, यहां पर विधानमंडल नहीं गठित किया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है जैसे अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में है तो वहां की अगर विधायिका है, वहां पर अगर आप मुख्यमंत्री चुन लेते हैं तो बाइलक हो सकता है कि कोई भी देश वहां के मुख्यमंत्री से मिलकर वहां का जो क्षेत्र है उसे कब्जा भी कर सकता है। तो इसलिए इन क्षेत्रों को हम दिल्ली से डायरेक्टली शासित करते हैं कि वो दिल्ली से शासित होगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इस उद्देश्य से संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया जाता है। तो हमारे देश में इसका सी बोलता है कि हमारे देश में 3 तरीके के क्षेत्र माने जाते हैं। तीसरा अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र का मतलब देखिए, भारतीय संविधान में ये संविधान जब गठित हुआ, यह संविधान हमारा बना, तो उस समय इसकी बात की गई कि अगर बाइलक एक तो राज्य हो जाएगा, एक संघ होगा, संघ शासित क्षेत्र हो जाएंगे, लेकिन हो सके अगर भविष्य में कोई भी भूखंड हम उस पर कब्जा कर लिए या उसको अर्जित कर लिए, तो जब अगर हम अर्जित कर लिए तो वहां भी ये व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो भी हमारे क्षेत्र में मिल सकता है, उसे भी लाया जा सकता है। तो अभी हम जो अर्जित किए हैं दूसरे क्षेत्रों से, मतलब कहीं भी क्षेत्र को हम कब्जा कर लिए हैं, तो वो ऐसा उल्लेख अभी नहीं है, तो इसकी संख्या 0 है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो सी ए में क्या बताया? भारत राज्यों का संघ होगा। तो संघ में मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया, संघ का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब क्या होता है, परिसंघ का मतलब क्या होता है। तो परिसंघ का मतलब ये होता है जहां पर सेंट्रल यूनिटी कम हो, सेंट्रल से जो शासित किया जाता है वो राज्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं कि कभी भी उस सेंट्रल से वो अलग हो सकते हैं। लेकिन जो संघ होता है अर्थात फेडरल होता है, फेडरल क्या होता है, उसका विकसित रूप होता है, लेकिन वो भी अलग हो सकते हैं। और ये अक्सर कहां होता है? जो विकसित देश होते हैं, जहां पे साक्षरता ज्यादा होती है, जहां लोग पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, वहां पे सफल होता है। लेकिन जो संघ होता है अर्थात यूनियन होती है, उस यूनियन में क्या होता है? तो यूनियन पूरी तरीके से केंद्र से बंधा होता है, वह कभी भी किसी भी तरीके से अलग नहीं हो सकता है। अर्थात भारत क्या है? यूनियन है। ये बात आप ध्यान रखें। तीनों चीजें समझ में आ गई आपको, या मैंने बता दिया आपको। अब इसके अंतर्गत मैंने ये चीज आपको बताया कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जो कि एक राज्य है, एक संघ शासित क्षेत्र है और एक अर्जित क्षेत्र है। संघ में 28 राज्य, संघ शासित राज्य में 8 राज्य, 8 हो जाएंगे, और अर्जित क्षेत्र में अभी हमारे पास कोई भी अर्जित नहीं कर पाए हम, तो इसकी संख्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। समझ गए आप लोग? अनुच्छेद 1 की चर्चा हम कर चुके हैं, जो कि आपके पेपर से इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इतने पढ़ भी लिए हैं तो आप चीजों को समझकर वहां पे क्वेश्चन का टिक कर सकते हैं आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करें अनुच्छेद 2 की, क्योंकि हम चर्चा क्या करें? भारतीय संविधान का भाग 1 संघ एवं राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 में। अब 1 से 4 में जो हम 22 भाग है उसकी पहले भाग को आज हम पढ़ रहे हैं। दूसरा लिखा है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में बिला सकता है। मतलब ध्यान से समझे, हमारा संविधान जो बोलता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान का भाग 2 है वो उसमें यह उल्लेख किया गया है कि अगर भारतीय जो संसद चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर वह भारत में किसी भी विदेशी क्षेत्र को मिला सकता है। विदेशी क्षेत्र को मिलाने का मतलब यह है कि जैसे आप जानते हैं, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है सिक्किम को, ऐसा इसलिए लिखा है कि आप उस चीज को समझ पाए। देखिए हुआ क्या कि जो सिक्किम भारत का राज्य है, जो कि चाइना से वर्तमान में लगा हुआ है, और तिब्बत वाला जो क्षेत्र था, तिब्बत पर एक्चुअल में क्या हुआ, चाइना ने जब अपना अधिकार स्थापित करने लगा तो वहां के लोग इधर उधर भाग गए, तो लोग तिब्बत की मांग करने वाले ही नहीं बचे। तो उसे लगा कि चाइना सिक्किम को भी ले सकता है, तो सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम पर भी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला था, तो सिक्किम भारत में मिलने के लिए तैयार हुआ। और यह तैयार हुआ, जब भारत से बात हुई
तो भारत ने इसे 16 मई 1975 को, एक्चुअल में क्या हुआ, 16 मई 1975 को एक सहराज्य का दर्जा दिया था उसने। इसके लिए भारतीय संसद के द्वारा 35वां संविधान संशोधन किया गया था और 35वें संविधान संशोधन के तहत एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, वो भी आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 2A, और यहां पर सिक्किम को सहराज्य बनाया गया था। सहराज्य का मतलब यह है कि सिक्किम चाहता था कि पहले सिक्किम की कुछ व्यवस्थाएं थी, सिक्किम का कुछ मायने था, उसके कुछ उद्देश्य थे, उसकी कुछ शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी कि अगर सिक्किम ने यह कहा कि अगर हम आप में विलय कर लेते हैं या आपके क्षेत्र में अंतर्गत आ जाते हैं, भारतीय संघ का हिस्सा बनते हैं, तो क्या हमारे साथ भेदभाव तो नहीं किया जाएगा, या हमारे लोगों को एक को जम्मू में रख दो, एक को तमिलनाडु में रख दो, एक को पश्चिम बंगाल में रख दो, एक को गुजरात में रख दो। ऐसा तो आप नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग साथ में रहना चाहते हैं। तो भारत ने यह स्टेटमेंट दिया कि हम बिल्कुल आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, आप पहले रहकर देख लीजिए, तब आप पूरी तरीके से मिलने का प्रयास करिए। तो जो 35वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, तो ये 1974 में, तो उसके बाद इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था, न कि पूर्ण राज्य का दर्जा। जब सिक्किम को विश्वास हो गया तो इसके बाद हमने किया 36वां संविधान संशोधन, और 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। यह भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। अब सिक्किम अगर भारत में मिल गया तो भारत से अलग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, और संघ का, यूनियन का मतलब यह होता है कि एक बार मिलने के बाद आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर का मसला यही है, अगर आप भारत का अंग हो चुके हैं तो आपको अलग नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पहले मुख्यमंत्री रहते थे, लेकिन वो वहां से डर हमेशा बना रहता था कि कहीं वो पाकिस्तान के साथ न मिल जाए। इसी उद्देश्य से आपको पता है कि ये संशोधन हुआ, और इस संशोधन के बाद अगर देखें तो जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, अभी जम्मू कश्मीर 2 बना, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसे तो एक राज्य कम हो गया, तो संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई, जो कि आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़े तो उसकी संख्या कितनी हो गई? पहले 7 था तो कितना हो गया? 9। लेकिन आपको हम बता दें, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को 1 में कर दिया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप को अगर 1 में कर दिया गया तो अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 8 है। ये भी आप थोड़ा ख्याल रखें। ठीक है, तो ये सह राज्य के रूप में बना, जो अनुच्छेद 2 कहता है। तो अनुच्छेद 1 आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 1 में क्या है। यहां से मैंने आपको बता दिया अनुच्छेद 2 क्या है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में लिखा है, संसद राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखो बहुत ही साधारण सी बात। पहले यहां क्या कर रहा है कि आप अर्जित कर सकते हैं, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। लिखा है ना, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में क्या कर सकता है? मिला सकता है। और मिलाने के बाद अगर तुम एक बार मिल गए तो उसके बाद उसको किसके साथ तुमको रखना है, कहां रखना है, तुम्हारा क्षेत्र कितना होगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। वो कौन करेगा? फिर संसद करेगी। जैसे आप समझिएगा, आप अगर यूपी में रहते हैं तो हो सकता है संसद क्या कर सकती है, हो सकता है कि आपके सीमा क्षेत्र के नाम में भी परिवर्तन, आपका नाम बदल सकती है। आप जानते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत सारे राज्यों का नाम चेंज हुआ है। जैसे उड़ीसा को ओडिशा बोलते हैं, कलकत्ता को कोलकाता कहने लगे, पांडिचेरी को पुडुचेरी बोलने लगे, बेंगलोर को बेंगलुरु कहने लगे। तो ये ऐसा करने का प्रावधान कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। साथ साथ संसद को यह अधिकार है राज्यों को अलग भी कर सकती है, मतलब 2 राज्य बना सकती है किसी भी राज्य को। जैसे अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश में 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन कर दिया गया, मतलब आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया। तो यह करने का अधिकार किसको है? संसद को। मतलब पहले अगर विदेशी राज्य भारत में विलय कर लिए, और विलय करने के बाद भारत की संसद चाहे तो उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, जो पहले नाम था उसमें चेंजिंग कर सकती है, उनकी सीमा बदल सकती है। सीमा क्षेत्र का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का बागपत एक जिला है दिल्ली से लगा, अब संसद चाहे तो बागपत को दिल्ली में डाल सकती है,
और उत्तर प्रदेश की विधायिका विधानमंडल इसके लिए कुछ नहीं कर सकती है, ये बात आप ध्यान रखें। जैसे उत्तर प्रदेश का एक जिला बलिया है, उसे बिहार में डाल सकती है, या तो मान लीजिए कि बिहार के जिले को यूपी में डाल सकती है। तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। साथ साथ सीमा भी उसकी परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा अलग, वही बात है, उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तो परिवर्तन करने का शक्ति किसके पास है? संसद के पास। अब देखो, जैसे आपको पता है कि भारतीय संसद ने एक संशोधन किया, और जो संशोधन हुआ उसमें आपको पता है कि मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया है। ये अनुच्छेद 3 के तहत ही प्राप्त हो गया। मध्य प्रदेश को काटकर क्या बना दिया गया? छत्तीसगढ़ बना दिया गया। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से अलग बना दिया गया। किसको? तो उत्तर प्रदेश से ही अलग बनाया गया, आपको पता है कि उत्तराखंड को बना दिया गया। उसी प्रकार से बिहार से कौन अलग हो गया? झारखंड अलग हो गया। इसी प्रकार से अगर आप बाद में देखें 1960 में, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 1960 में एक्चुअल में क्या था कि जो 1960 में महाराष्ट्र से, मतलब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और गुजरात का अलग होना एक में 1960 को, तो ये करने की शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो ये करने की शक्ति हमारी संसद को प्राप्त है। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब यहां पे मैंने एक वाद लिखा है कि बेरूबारी यूनियन केस 1960, ये थोड़ा आप ध्यान रखें। बेरूबारी यूनियन केस 1960 क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। एक्चुअल में जब भारत का सीमा निर्धारण हो रहा था, आपको पता है भारत पाकिस्तान का जब सीमा निर्धारण हुआ तो उसमें एक बात की गई थी, और ये बात ये की गई थी कि जो सर रेडक्लिफ थे उन्होंने अपने हिसाब से जहां मुस्लिम ज्यादा थे वहां पर सीमा का निर्धारण कर दिया था। लेकिन जो बेरूबारी वाला क्षेत्र है यह हमारे भारत में आता था। दिक्कत इसमें यह हुई थी कि कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र था वो तो भारत में था, लेकिन भारत में रहते हुए इसमें लोग ज्यादा से 90% लोग क्या थे? मुस्लिम थे। अब हमारे कुछ बांग्लादेश वाले भी रेंज में कुछ लोग, कुछ क्षेत्र ऐसा आता था जहां पे ज्यादा लोग हिंदू थे। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री की, जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका कहना था कि एक काम किया जाए, वो जो क्षेत्र है वो हम ले लेते हैं। मतलब जो क्षेत्र बेरूबारी वाला है, एक्चुअल में बेरूबारी वाला क्षेत्र हमें दे दीजिए, और जो हमारे क्षेत्र के आपके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, मतलब बांग्लादेश के अंतर्गत जहां पे लोग हिंदू रहते हैं, केवल जनसंख्या का ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। लेकिन आपको पता है कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया कि आप ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहीं भी आपको अधिकार नहीं दिया गया है, और यह बात काफी लंबे समय से तक चला था। और आपको पता है यह काफी लंबे समय तक ये बात चला, और इस वाद के बाद अगर हम देखें तो जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो शेख हसीना से मिले, बांग्लादेश में शेख हसीना से मिले, और उसके बाद इस वाद का उन्होंने क्या किया? समाप्त करवा दिया, और ये मसला सही हो गया। अब ये भारत का हिस्सा हो गया। तो कहने का मतलब यह था कि जो अभी आपने पढ़ा भी होगा, 4-6 साल हुआ, तो वो यही केस है बेरूबारी यूनियन केस 1960, जिसका निष्कर्ष निकला वो आपके बीजेपी सरकार में, अर्थात देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब सोचिए, कहीं कहीं ये केस उस समय जब हुआ था तो काफी विद्रोह हुआ, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने कराया तो कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो इससे बाद अगर आप पूछे कि बेरूबारी यूनियन केस क्या है, तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अनुच्छेद 3 तक क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रश्न को रखिएगा, हम उसका सॉल्व करने की अगले वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए अनुच्छेद 4 को। अनुच्छेद 4 में लिखा यह है, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। देखिए, अनुच्छेद 368 में आप जानते हैं संविधान संशोधन है, मतलब अनुच्छेद 2 में यह रखा गया प्रावधान, अनुच्छेद 3 यहां बताया कि अगर इससे संशोधन होता है तो संशोधन किस प्रकार से होगा, यह बात आप ध्यान रखें। मतलब अगर संशोधन ऐसा किया जाएगा, अनुच्छेद 4 में लिखा है कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, ये आपके अनुच्छेद 4 का प्रावधान। मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन कौन सी विधि बनाई गई है, इसकी चर्चा करता है अनुच्छेद 4। इसमें अगर ऐसा संशोधन होता है
तो उस संशोधन के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया हस्ताक्षर करने के लिए। मतलब संसद अगर ऐसा करेगी तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सूचना की जरूरत नहीं है। यह बात आप थोड़ा ध्यान रखें। मतलब राष्ट्रपति के बिना अनुमति के संसद ऐसा कर सकती है, यह अनुच्छेद 4 कहता है, और राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी किया गया। दूसरी बात, अगर ऐसा प्रावधान किया जाता है तो इसमें 50% बहुमत से इसे पारित होना चाहिए, जो कि पहले क्या था, अगर ऐसा किया जाता तो उसे 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए था। अब कितना कर दिया गया, 50% से ही पारित होना चाहिए। 50% + 1, ये याद रखिएगा। बहुमत का, साधारण बहुमत का मतलब ही होता है आधे से एक अधिक, ठीक है। तो ये आप पारित करा सकते हैं, ऐसा प्रावधान करता है। यहां पर लिखा है कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 4 करता है। लास्ट पॉइंट है कि इससे अनुसूची 1 और अनुसूची 4 भी प्रभावित होगी। आप ये बताइए, अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जाता है, एक बात। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि अगर किसी भी राज्य को अगर आप मिला लिए हैं तो उसकी सीमा, राज्य, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो अनुसूची 1 में क्या लिखा है, भारत के राज्यों की उल्लेख करता है, अर्थात भारत के जो 28 राज्य हैं उनका उल्लेख है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां भी इसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो इसे भी रखना जरूरी था। तो अनुसूची 1 में तो परिवर्तन होगा ही होगा। अब बात को समझिएगा। मतलब अगर कोई भी राज्य को बढ़ाया गया, तो अगर उसको बढ़ाया जाता है तो अनुसूची 1 में राज्यों और संघ का विवरण है, तो इसमें भी संशोधन होगा, यहां भी इसकी संख्या बढ़ेगी। और अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, तो उस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसमें भी परिवर्तन होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे अनुसूची 1 और अनुसूची 4 भी क्या होगी, प्रभावित होगी। समझ पा रहे आप लोग। राज्यसभा की सीट भी तो बढ़ेगी। वहां पर अगर राज्यसभा की सीट आती है तो ये कहेंगे कि तो अनुच्छेद 4 बोलता ही नहीं है। तो अनुच्छेद 4 में जब अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनेगी विधि, तो उसके लिए अनुसूची 1 भी प्रभावित होगी, उसमें भी चेंजिंग होगा, और अनुसूची 4 भी में चेंजिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या है, तो अनुसूची 1 में राज्यों का विवरण दिया गया, तो वहां पे राज्यों के विवरण में भी चेंजिंग आएगी। हो सकता है बढ़ सकता है, तो बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो वहां पे राज्यसभा की सीट कितनी होगी, तो वो विवरण कहां है, अनुसूची 4 में। तो ये भी इससे क्या होगा, प्रभावित होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको समझा सकूं। बाकी बहुत ही 4 अनुच्छेद को ही मैंने आपको डिफाइन किया, क्योंकि देखिए आप एक एक करके पढ़िए, लेकिन आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको चीजें सीरियल से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो हम आशा यही करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, और आपको वो बोर्ड पे भी आपको देखने को मिलेगा जो आपने लास्ट क्लास में देखा था। आपके लिए डिजिटल की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन उस पर मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। यहाँ से आप क्लास को आगे कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मैं बार बार कहता हूँ। और आप लोग हमारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। कुछ थोड़ा बहुत तो आपका फर्ज बनता है, उस फर्ज को भी आप थोड़ा थोड़ा पूरा करिए, ठीक है। और क्लास अब करिए, अब एग्जाम डेट आ चुका है और आप पूरी मेहनत से लग जाइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।